दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द हेयर टाइम। इस वीडियो में आज हम लाए हैं मुग़ल आज़म फिल्म के कुछ अनकहे किस्से जो शायद आपको बहुत कम मालूम हो। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो अगली वीडियो मेरी रहेगी शोले फिल्म पर। मुग़ल आज़म का जलवा कुछ ऐसा था कि बड़े बड़े लोग शूटिंग देखने आया करते थे। शूटिंग देखने वालों में चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई और मशहूर उर्दू शायर फैज़ अहमद और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शामिल थे। परफेक्शन के प्रति के आसिफ के जुनून का नतीजा ये रहा कि शूटिंग समाप्त होते होते करीब 80,000 फीट का नेगेटिव जमा हो गया, जिसका बहुत कम हिस्सा फिल्म में इस्तेमाल किया गया। मुग़ल आज़म को सिर्फ के आसिफ ही बना सकते थे। मुग़ल आज़म के बारे में एक बार मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने कहा था, ये फिल्म अपने आप में आंखों की राहत का एक समा है। निर्देशक के आसिफ ने जिस तरह तमाम कारनामे को तसव्वुर करके अंजाम दिया वो उसी तरह है जिस तरह एक पेंटिंग बनाना। मैं समझता हूँ कि ऐसी फिल्म अगर फिर बनाना हो तो कि आसिफ को ही इस दुनिया में वापस आना होगा, कोई और इस कारनामे को अंजाम नहीं दे सकता। मुग़ल आज़म के प्रति के आसिफ के जुनून के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार जब मशहूर संगीतकार नौशाद उड़न खटोला फिल्म का संगीत देने में व्यस्त थे कि आसिफ उनके घर जा पहुंचे और बोले कि तुम कहा करते थे कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय तुम कुछ बड़ा करो। वो दिन आ चुका है। मैं मुग़ल आज़म बनाने जा रहा हूँ और तुम्हें इसका संगीत देना है। 1984 के प्रकाशित लेख नौशाद की कहानी नौशाद की जुबानी में लिखा। मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ़ करें क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्होंने 1 लाख रुपए की गड्डी निकाली और मेरे हारमोनियम पर रख दिए। कहा ये एडवांस है। मैंने नाराज होकर उस गड्डी को फेंक दिया। सारे नोट कमरे में बिखर गए कि आसिफ मुस्कुराते रहे। इस बीच नौकर चाय की ट्रे लेकर कमरे में घुसा। जब उसने कमरे का नज़ारा देखा तो ट्रे वहीं रखकर मेरी बीवी को बताने दौड़ गया कि कमरे में चारों तरफ नोट फैले पड़े। जब मेरी बीवी ऊपर आई तो उसने देखा कि नौकर की बात सही थी कि आसिफ साहब मुस्कुराते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। जब मेरी बीवी ने पूछा कि माजरा क्या है तो के आसिफ ने कहा, अपने मियाँ से पूछिए। मेरी बीवी और नौकर फर्श पर पड़े नोट उठाने लगे। के आसिफ ने मुझसे कहा, नौशाद साहब जिद मत करिए, पैसे रख लीजिए, आप ही मेरे साथ काम करेंगे। मैं भी मुस्कुरा दिया और बोला, अपने पैसे वापस लीजिए, हम लोग साथ काम करेंगे। नौशाद ने इसका जिक्र करते हुए एक बार लिखा था, उस जमाने में मुंबई के बल्ली सी फेस पर भुट्टो की एक खूबसूरत कोठी हुआ करती थी। वर्ष 1954 से 1958 के बीच भुट्टो अक्सर इस कोठी में रहा करते थे, जबकि उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया था। जब मधुबाला पर मोहे पनघट पे छेड़ गयो नंदलाल फिल्म आ रहे थे तो भुट्टो वहाँ मौजूद रहे थे। वो मधुबाला से शादी करना चाहते थे। उन्होंने लंच के दौरान इसका जिक्र भी मधुबाला से कर दिया था। इसके जवाब में उन्होंने सिर्फ मधुबाला का एक मुस्कुराता हुआ चेहरा ही नसीब हुआ। मुग़ल आज़म के असली शहंशाह थे के आसिफ। दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच बोलचाल बंद थी। मधुबाला ने अपना दिल मुग़ल आज़म के उनके हीरो दिलीप कुमार को दे दिया था। दिलीप कुमार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मधुबाला उत्साह से भरी जिंदा दिल लड़की थी। उनकी वजह से ही मेरा शर्मीलापन और कम बोलने की आदत जाती रही। लेकिन जब मुग़ल आज़म की शूटिंग आदि हो चुकी थी तो हमारे बीच इतनी गलतफहमी बढ़ गई थी कि हम में बातचीत होनी भी बंद हो गई। जब हमारे होठों को पंखों से छूने वाली सीन फिल्माया जा रहा था तो हम एक दूसरे का अभिवादन करना तो दूर, हम एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। अकबर बने पृथ्वीराज कपूर के लिए के आसिफ ने खास किस्म के जूते बनवाए जो 4000 रुपए के उस जमाने में थे। जब कैमरामैन RD माथुर को ये बात बताई गई तो उन्होंने के आसिफ से कहा, ये जूते तो शॉट में ढंग से नजर भी नहीं आएंगे। राजकुमार केसरवानी अपनी किताब दास्ताने ए मुग़ल आज़म में लिखते हैं कि आसिफ ने इसका जवाब देते हुए कहा, ये मत भूलो कि मेरे अकबर को जूतों की कीमत मालूम है और जब वो ऐसा आलीशान जूते पहनकर चलेगा तो उसकी चाल में सचमुच एक मुगल शासन वाली शान होगी। शीश महल के सेट के लिए बेल्जियम से शीशे मंगवाए गए। मुग़ल आज़म की शूटिंग के दौरान शीश महल का सेट बनवाने में ही करीब 2 साल लग गए। के आसिफ को इसकी प्रेरणा जयपुर के आमेर किले की शीश महल से मिली थी। भारत में मिलने वाला रंगीन शीशा उतना अच्छा नहीं था, इसलिए आसिफ ने
इस सेट के लिए बेल्जियम से शीशा मंगवाया था। खतीजा अकबर मधुबाला की जीवनी द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखती हैं, शीश महल का सेट बनाने के दौरान ईद आ गई। फिल्म के फाइनेंसर मिस्त्री रस्म के अनुसार आसिफ के घर पर ईदी लेकर पहुंचे। उनके हाथ में एक चांदी की प्लेट थी जिस पर कुछ सोने के सिक्के और 1 लाख रुपए रखे हुए थे। आसिफ ने टोकन के तौर पर एक सिक्का उठा लिया। उन्होंने रुपए भी उठाए, लेकिन उसे तुरंत सपूर जी मिस्त्री को वापस करते हुए उन्होंने कहा, इन पैसों का इस्तेमाल मेरे लिए बेल्जियम से शीशा मंगवाने के लिए करिए। मुगल आजम इतनी ओवर बजट हो गई थी कि इसके फाइनेंसर सपूर जी ने तय किया कि वो फिल्म का निर्देशन के आसिफ से लेकर सोहराब मोदी को दे देंगे। मोदी उस जमाने में पुकार और सिकंदर जैसी ऐतिहासिक फिल्में बनाकर मशहूर हो चुके थे। एक दिन सोहराब मोदी मुगल आजम के सेट पर आए। उन्होंने पूरे सेट का मुआयना किया और फिर आसिफ से पूछ बैठे कि प्यार किया तो डरना क्या गाने को वो कितने दिनों में फिल्मा लेंगे। कि आसिफ का जवाब था, करीब 30 दिन में। मोदी ने ऐलान किया कि इसे 6 दिनों में फिल्माया जा सकता है। खतीजा अकबर मधुबाला जी की जीवनी द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखती है कि आसिफ ने तपाक से जवाब दिया, वैसे तो अगर आप बी ग्रेड फिल्में बनाने वाले नानू भाई वकील को बुलवा ले तो वो ये गाना सिर्फ 2 दिनों में शूट कर देंगे। सुल्ताना अहमद बताते हैं कि सपूर जी ने करीब तय कर लिया था कि वो मुगल आजम की शूटिंग को सोहराब मोदी की कंपनी मोदी मिनर्वा टोन से शिफ्ट कर देंगे। लेकिन उस वक्त मधुबाला ने के आसिफ का साथ दिया और ऐलान कर दिया कि अगर के आसिफ को बदला जाता है तो वो फिल्म से हट जाएंगी। दिलीप कुमार को भी जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सपूर जी से कहा कि इस समय निर्देशक को बदलना फिल्म के लिए घातक साबित हो सकता है। उन्होंने सपूर जी से यहाँ तक कहा, आप मेरे बकाया पैसे भले ही ना दें, लेकिन कि आसिफ को ये फिल्म पूरी कर लेने दें। सोहराब मोदी ने सपूर जी को ये बताने की कोशिश की कि आसिफ शायद पैसे बनाने के लिए इस फिल्म को लंबा खींच रहे हैं, लेकिन निजी जिंदगी में के आसिफ को पैसे से कोई मोह नहीं था। वो दयालु शख्स थे और अपना पैसा किसी गरीब व्यक्ति की शादी में खर्च करने या किसी जरूरतमंद शख्स के घर की किराया देने या किसी बच्चे की स्कूल की फीस देने में या किसी व्यक्ति के इलाज में अपना पैसा देने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती थी। उनके पास अपना कोई निजी घर नहीं था और ना ही उनके पास अपनी कार थी। वो हमेशा काली पीली टैक्सी पर चला करते थे। के आसिफ के बेटे अख्तर आसिफ कहा करते थे कि वो एक बादशाह की तरह सोचते थे लेकिन एक फकीर की तरह रहते थे। परफेक्शन के प्रति के आसिफ का जुनून इस हद तक था कि उन्होंने पृथ्वीराज कपूर का सलीम चिश्ती की मज़ार पर जाने का सीन तपती धूप और गर्म बालू पर फिल्माया गया था। उन्होंने पृथ्वीराज को बता दिया था कि जब उनके लिए गर्म बालू पर चलना कठिन हो जाए तो वो अपना हाथ अपने बगल के इशारे से कर देना, शूटिंग रोक दी जाएगी। कैमरामैन आर.डी. माथुर पृथ्वीराज कपूर के इशारे का इंतजार ही करते रहे, लेकिन वो नहीं आया। पृथ्वीराज कपूर तपती रेत पर जब तक आगे बढ़ते गए जब तक के आसिफ ने कट नहीं कह दिया। राजकुमार केसरवानी अपनी किताब दास्तान मुगल आजम में लिखते हैं कि आसिफ ने पृथ्वीराज कपूर को नैतिक समर्थन देने के लिए अपने दोनों जूते उतार दिए और खुद भी नंगे पैर चले। शॉट पूरा होते ही वो कपूर को गले लगाने दौड़े। तब तक पृथ्वीराज कपूर के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे। अजीत ने एक बार याद किया था कि जब फिल्म में उनकी मौत का सीन फिल्माया जा रहा था तो के आसिफ टेक पर टेक लिए जा रहे थे। मैंने फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर सुल्तान अहमद से मजाक किया था कि लगता है कि आसिफ शॉट को ओके तभी करेंगे जब मैं असल में मरकर नीचे गिरूं। के आसिफ ने 25,000 रुपए देकर बड़े गुलाम अली को साइन किया। एक दिन के आसिफ ने नौशाद से कहा कि वो स्क्रीन पर तानसेन को गाते हुए देखना चाहते हैं। सवाल उठा कि इसे गाएगा कौन? नौशाद ने कहा कि इसे उस समय के तानसेन बड़े गुलाम अली से गवाना चाहिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। के आसिफ ने कहा कि ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जब के आसिफ ने बड़े गुलाम अली से गाने की फरमाइश की तो उन्होंने गाने से इनकार कर दिया। राजकुमार केशववानी लिखते हैं कि आसिफ ने हार न मानते हुए कहा, गाना तो आप ही गाएंगे। उस्ताद ने हैरत से नौशाद की तरफ देखकर पूछा, ये पागल है क्या? नौशाद ने कहा, बिल्कुल सही फरमाया हुजूर, एकदम पागल है, मानेगा नहीं। उस्ताद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे भी पागलों का इलाज करना खूब आता है। गाने के इतने रुपए मांगूंगा
कि सारा पागलपन ठीक हो जाएगा। उस्ताद ने फैसला सुनाया, ठीक है गाऊंगा, लेकिन लूंगा पूरी 25,000 रुपए। के आसिफ ने चुटकी बजाकर अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और जेब से नोटों की गड्डी निकाल कर पेश कर दी। बस सिर्फ 25,000 रुपए मंजूर है। उस्ताद ने एक के बाद एक 2 गीत रिकॉर्ड करवाए। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होने से पहले के आसिफ ने पिक्चर हॉल मराठा मंदिर से बाकायदा पूजा पाठ करवाया। 3 दिन पहले ही मूसलाधार बारिश के बावजूद टिकट के लिए लोगों की कतारें लगना शुरू हो गई थी। हालत ये थी कि वही लोग खाने पीने और सोने लगे थे। कतार से खड़े लोगों के लिए बाकायदा उनके घर से टिफिन में खाना आता था। सबसे पहला टिकट संपत लाल लोढ़ा ने खरीदा। 75 पैसे और 2 रुपए में मिलने वाला टिकट ब्लैक में 100 और 200 रुपए के बीच बिका। 4 अगस्त 1960 को जब मुगल आजम का प्रीमियम लॉन्च हुआ तो फिल्म के प्रिंट को हाथी पर लाद कर थिएटर पहुंचाया गया। भीड़ का आलम ये था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान को हाल तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। लेकिन इस प्रीमियर में फिल्म के हीरो दिलीप कुमार और हीरोइन मधुबाला गैर हाजिर थे। दिलीप कुमार के समारोह में न शामिल होने की एक वजह थी कि आसिफ ने इस बीच उनकी छोटी बहन अख्तर से शादी कर ली थी और दिलीप कुमार अपने दोस्त की इस हरकत से काफी नाराज थे। मधुबाला अपनी दिल की बीमारी से इतनी पस्त थी, इतने बड़े जश्न में शामिल होने की हिम्मत न जुटा सकी। अगले 77 हफ्तों तक मराठा थिएटर में मुगल आजम लगातार हाउसफुल चलती रही, लेकिन पूरे भारत में तहलका मचा देने वाली इस फिल्म को फिल्म फेयर ने मात्र 3 पुरस्कारों के लिए चुना। दिलचस्प बात यह है, मुगल आजम की शूटिंग खत्म होने के बाद गुरुदत्त ने फिल्म के सेट के नक्काशीदार खंभे उधार लेकर 14वीं का चांद के सेट को तैयार करवाया। परफेक्शन के प्रति के आसिफ के जुनून का नतीजा ये रहा कि शूटिंग के समाप्त होते होते करीब 80,000 फीट का नेगेटिव जमा हो गया, जिसका बहुत कम हिस्सा फिल्म में इस्तेमाल किया गया। एक अनुमान के अनुसार इस फुटेज में कम से कम 4 मुगल आजम बनाई जा सकती थी। आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा।